नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक चल रहा था जिसकी अपन ने कुछ बातें पिछले वीडियो में कर ली थी और कुछ बातें जो शेष हैं वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। माने अपने को बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य जो भाग नहीं लेते, निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो बात करते हैं अपन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अपने को बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखना, राज्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद 54 में, याद रखना, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो याद रखना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। शब्द है अपने निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात करें, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। इसके अलावा बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य। याद रखना, ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। याद रखना, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, पर मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में है। और जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें अपन, कि जो केंद्र शासित प्रदेशों की अपन ने बात की, दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल माने अनुच्छेद 54 में कब शामिल किया गया, तो साथ ही आप नोट कर सकते हो कि जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की क्या मिली, अनुमति मिली। दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन हेतु न्यूनतम कितने प्रस्तावक होने आवश्यक हैं। बात करेंगे प्रस्तावकों की। तो याद रखना कि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन भरने के लिए न्यूनतम कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो पहले तो 10-10 थे, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 50 प्रस्तावक हैं और 50 ही अनुमोदक हैं। प्रश्न इसमें प्रस्तावक का पूछा हुआ है, हो सकता है अनुमोदक का पूछ लें, कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के लिए नामांकन भरने के लिए 50 सदस्यीय प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय समान आनुपातिक, याद रखना, एकल संक्रमणीय समान आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। अब बात करें अपन कि बात करते हैं कि ये 50 सदस्यों की अपन ने बात की, 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। ये सदस्य कौन होते हैं, तो याद रखना, ये सदस्य वो होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं उनकी बात करेंगे। माने ऐसे सदस्य होने चाहिए जो राष्ट्रपति को वोट देते हों, और राष्ट्रपति को वोट देते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिनकी अपन ने पहले प्रश्न में बात कर लिए।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इनमें से कोई 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के नामांकन के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संघ व राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के संबंध में सलाह देने हेतु आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में इस आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन वर्तमान में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, इसलिए इस प्रश्न को दिया गया है कि संघ व राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग नियुक्त किए जाते हैं। उस आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अपने पास ऑप्शन है वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बात करेंगे इसके बारे में, फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा आप नोट करते रहना जो आपको इंपॉर्टेंट लगी। तो पहले तो बात करें अपन कि वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो याद रखना राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। आयोग कौन सा है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो याद रखना राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए करेगा? तो 5 वर्ष के लिए। याद रखना 5 वर्ष के लिए क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। अब बात करें अगर वित्त आयोग की, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो याद रखना अनुच्छेद 280। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। याद रखना प्रत्येक 5 वर्ष बाद में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगर बात करें अपन कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन, तो याद रखना प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन जो था, तो गठन कब किया गया था? 1951 में। और याद रखना इसकी अध्यक्षता किसने की थी? केसी नियोगी ने। केसी नियोगी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखना केसी नियोगी। वर्तमान में अगर बात करें कि भारत में जो वित्त आयोग है वो कौन से नंबर का है? तो याद रखना वर्तमान में कौन सा? 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहे हैं? 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहे हैं। और उसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना एन के सिंह। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। याद रखना। फिर बात करें अगर थोड़ा सा अगर इसके बैक में जाए अपन, तो जो 14वां वित्त आयोग जो था उसका अध्यक्ष कौन था? उसके अध्यक्ष की बात करें तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था वाई वी रेड्डी। याद रखना 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। और पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अब थोड़ी सी अगर बात करें अपन कि ये तो केंद्रीय उसकी बात कर ली वित्त आयोग की, अपन बात करें राज्य वित्त आयोग। थोड़ा सा अगर वित्त आयोग की चर्चा हुई है तो डिटेल से बात करेंगे अपन। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की अगर बात करें, ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखना इसका अनुच्छेद जरूर याद रखना 243 का आई के अंदर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब बात कर रहे हैं वित्त आयोग की, तो थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं अपन कि वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीन पे लिखना संभव नहीं है। तो पहला इसका कार्य है कि केंद्र व राज्यों के बीच में राजस्व बंटवारा, जो प्रश्न में लैंग्वेज दी गई ना उसी की बात करते हैं कि केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने का कार्य किसका होता है? केंद्रीय वित्त आयोग का। अगर दूसरे कार्य की बात करें तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का भाग तय करना, कि राज्य को जो अनुदान दिए जाते हैं उन अनुदानों का राज्य को कितना भाग रहेगा और कितना केंद्र का भाग रहेगा, कितना राज्य का भाग रहेगा और कितना केंद्र का भाग रहेगा, इस बात को डिसाइड कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग। अगर इसके तीसरे कार्य की बात करें तो केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, याद रखना करों का बंटवारा, कॉमन टैक्स, करों का बंटवारा,
करों का बंटवारा। याद रखना, करों का बंटवारा किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा। अगर इसके चौथे कार्य की बात करें तो राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार को क्या देना? सुझाव देना। ये क्या करता है? केंद्र सरकार को क्या देते हैं? सुझाव देता है। किसके लिए? राज्यों के लिए। याद रखना, राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव देने का कार्य भी कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? तो अपने पास ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या सारी। याद रखना, संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या सारी। इनमें से अपना राइट आंसर है राष्ट्रपति। जी हाँ, याद रखना, राष्ट्रपति। भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की जो विशिष्ट शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अगर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। याद रखना, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर बात करें अपन कि अनुच्छेद जो 352 है, 352 के बारे में बात करें तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश का संवैधानिक तंत्र, दोबारा बोल रहा हूँ, जब देश का संवैधानिक तंत्र विफल होने लगे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कर सकता है। अब प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लें कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के अपने विवेक से करता है? जी नहीं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर। याद रखना, मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद की सिफारिश पे अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 356 की, ठीक है, तो याद रखना, राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं, उनकी सिफारिश के आधार पर राज्यों में आपातकाल लागू करेगा अनुच्छेद 356 के तहत। याद रखना, राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी सिफारिश पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। और बात करें फिर अनुच्छेद 360 की, अनुच्छेद 360 की, तो याद रखना ये है, इसमें है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये भी राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। तो याद रखना, एक तो अनुच्छेद 352 और 360, ये दोनों तो किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद। याद रखना, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। और बात करें अनुच्छेद 356 तो किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर प्रयोग करता है। तो याद रखना, प्रश्न था अपना कि आपातकालीन शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? याद रखना, कौन से अनुच्छेद में है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रश्न यहाँ से निकलने वाले हैं, 2-3 प्रश्न यहाँ से अपन क्लियर करने वाले हैं। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, अपने पास ऑप्शन है अनुसूची 3, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 159। ठीक है, इनकी बात करें तो अपने सबको पूछा है अनुच्छेद। अब आप ये कहोगे कि अनुसूची 3 में भी तो शपथ का उल्लेख है, अनुसूची 3 में भी तो शपथ का उल्लेख है। तो आप कहीं ना कहीं नोट करके लिख सकते हो कि अनुसूची 3 में जो शपथ का उल्लेख है उसमें राष्ट्रपति, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यपाल। याद रखना, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख
नहीं है। अन्य जो बच गए प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी की शपथ का उल्लेख अगर बात करें तो अनुसूची नंबर 3 में दे रखा है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। तो फिर किस में वर्णित है? याद रखना, अनुसूची नंबर 60 में, अनुच्छेद नंबर 60 में, अनुच्छेद 60 में। तो याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60 में। अगर थोड़ी सी अपन चर्चा करें कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, या पहले बात करें राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है कौन? शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब बात करें शपथ किसकी दिलाता है? शपथ दिलाता किसकी है? तो याद रखना, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा तथा लोगों का कल्याण। याद रखना, संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 69 की, तो याद रखना, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की क्या है? शपथ है इसमें। याद रखना, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। और अगर बात करें अनुच्छेद 159 की, तो राज्यों में राज्यपाल की, राज्यों में राज्यपाल की क्या है? शपथ। तो राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। अब बात करें कि जो राज्यपाल है उनको शपथ दिलाता कौन है, तो याद रखना कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। याद रखना, शपथ किसकी दिलाता है? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की। जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वही शपथ राज्यपाल लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? किसके द्वारा लोकसभा को दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। याद रखना, भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना राष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा को देता है। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखना, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा को, लोकसभा को। ठीक है। अगर एक थोड़ा सा जटिल सा क्वेश्चन है, अगर बाई चांस परीक्षा में पूछने की संभावना बनती है। प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा? तो याद रखना, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का संविधान में एक उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का संविधान में कोई उल्लेख, कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या काम करता है? उपराष्ट्रपति काम करता है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। तो याद रखना, जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो वो सारे काम राज्यसभा का उपसभापति भी कर सकता है। लेकिन याद रखना, राज्यसभा का जब राज्यसभा का उपसभापति कार्यवाहक सभापति बनता है तो वह उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति काम करता है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। तो जब पद रिक्त हो जाए तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करेगा, लेकिन वह उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के
राष्ट्रपति के पद का निश्चित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर नए चुनाव द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होगी। प्रश्न ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई राष्ट्रपति है और समय से पहले उसका पद रिक्त हो रहा है, किसी कारण से समय से पहले अगर उसका पद रिक्त हो रहा है और दोबारा अगर चुनाव होते हैं तो क्या वो शेष अवधि के लिए होंगे या पूरे समय के लिए होंगे या पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव कितने दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए, कितने वर्षों के लिए होंगे। तो अपने पास ऑप्शन है शेष वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए और 6 माह के लिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है अपने पास में 5 वर्षों के लिए। बाई चांस मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना, साल भर के बाद ही वो पद रिक्त हो जाता है, किसी कारण से उसका निधन हो गया या उसने त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव 4 वर्ष के लिए नहीं होंगे, वो पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव होंगे। क्योंकि सामान्यतः कार्यकाल कितना होते हैं, सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। और दोबारा चुनाव होंगे तो वो शेष अवधि के लिए न होकर के पूरे 5 वर्षों के लिए चुनाव होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, भारत के वे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। माने भारत के कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो अपने पास ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भारत के, देखो प्रश्न से बनता है पहले बात तो कितने ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो याद रखना 2 ही राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, और दोनों कौन से हैं, पहला तो है फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरा है जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी 1969 में, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी 1977 में। दोनों ही पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई, अर्थात दोनों का ही निधन हुआ पद पर रहते हुए। ठीक है, तो भारत में कितने राष्ट्रपति, भारत में 2 ही ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगर बात करें अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने, इस दौरान इनका कुल कार्यकाल कितना रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, इस दौरान उनका कुल कार्यकाल कितना रहा। जी हाँ, इनका कुल कार्यकाल कितना रहा। तो बात करते हैं अपन, अपने पास ऑप्शन है लगभग 9 वर्ष, लगभग 10 वर्ष, लगभग 11 वर्ष और लगभग 12 वर्ष। अब आप ये कहो सर कार्यकाल तो कितना होता है, कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। अगर 2 बार भी कोई व्यक्ति बनेगा तो कितने होंगे, 10 होंगे। लेकिन याद रखना इनका कार्यकाल रहा था लगभग 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष इनका कार्यकाल रहा था। अब समझना इसको 12 वर्ष कैसे रहा था। ठीक है, कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को याद रखना अध्यक्ष पद से, क्योंकि संविधान सभा क्या कर दी गई, भंग कर दी गई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो याद रखना 50 में ही बन गए। और भारत में चुनाव कब हुए, 1952 में। याद रखना 1951-52 में चुनाव हुए, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ, 1952 में। तो 2 वर्ष ये काउंट किए जाते हैं, याद रखना 1951 और 1952, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष को हटा करके संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, अंतरिम संसद बना दी थी। और अंतरिम संसद के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चुनाव कब हुए, 1952 में जब चुनाव हुए तो ये निर्वाचित हुए और क्या बने, राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, लगभग 12 वर्ष। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ सकते हैं, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, जाकिर हुसैन का, जाकिर
हुसैन का रहा। याद रखना कितना रहा, 2 साल रहा लगभग, क्योंकि जाकिर हुसैन 1967 में बनते हैं और 1969 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो 2 साल के लिए रहे। तो सर्वाधिक याद रखना राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रपति के रूप में न्यूनतम कार्यकाल वाले जाकिर हुसैन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है और बच्चे अधिकतर गलत करते हैं इसको। संविधान सभा, याद रखना महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान, भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया, तो याद रखना पूछा है प्रक्रिया पूछा है भाई, कैसे हटाया जाएगा ये प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में है प्रक्रिया का, महाभियोग की प्रक्रिया कि कैसे हटाओगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक ध्यान और रखना कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो अगर हटाया जाएगा तो अनुच्छेद 56, याद रखना अनुच्छेद 56 में है समय से पूर्व हटाना, समय से पूर्व हटाना, राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाना, ये अनुच्छेद 56 में। लेकिन किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, याद रखना बात करेंगे प्रक्रिया, तो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है कैसे हटाओगे, कौन सी प्रक्रिया है, तो याद रखना अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया का वर्णन है महाभियोग की, और कैसे मतलब हटाया जा सकता है अनुच्छेद 56 में, समय से पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 56 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है तो कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, इस प्रश्न में अपन बात करने वाले हैं। कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, वो सदस्य कौन से होंगे, कुल सदस्य होंगे या उपस्थित सदस्य होंगे, कितने मतलब पारित करने के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, सदन में रखने के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, कौन से सदन में प्रक्रिया रखी जा सकती है। ठीक है, इन्हीं सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं महाभियोग। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को पहली बात तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और किसी भी सदन में रखने के लिए याद रखना, सदन में रखने के लिए कुल सदस्यों का बात, उपस्थित सदस्यों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कुल सदस्यों का कितना बहुमत चाहिए, 1/4। ठीक है, कुल सदस्यों का याद रखना। बात करें प्रस्ताव लाने की, तो प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों का 1/4 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे बात करें अपन लोकसभा में ला रहे हैं, अपन कहाँ ला रहे हैं, लोकसभा में। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 543। तो 543 का कितना होना चाहिए, 1/4 सदस्य। 543 का 1/4 सदस्य अगर इस बात के लिए राजी होते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाना चाहिए तो ही किसी सदन में रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं रखा जा सकता। अगर बात करें अपन राज्यसभा में रखने की, तो राज्यसभा, अगर राज्यसभा में रख रहे हैं तो राज्यसभा में सदस्य हैं इस समय 245। अब 245 का 1/4। समझाने का मतलब ये कि कुल सदस्यों की बात करें, अपन उपस्थित सदस्यों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें पारित करवाने के लिए, ठीक है, ये तो था प्रस्ताव रखने के लिए। बात करें अपन पारित करवाने के लिए, तो पारित करवाने के लिए भी याद रखना उपस्थित सदस्यों का नहीं, कुल सदस्यों का याद रखना हो, चाहे पारित करवाना हो, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसलिए तो याद रखना ये 2/3 बहुमत या 1/4 बहुमत पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए तो महाभियोग की प्रक्रिया को अति जटिल प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, और आज दिन तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है अपने को, सत्य कथन चुनना है अपने को। पहला कथन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा नहीं ले सकते। याद रखना, प्रश्न दोबारा बोल रहा हूँ, ये कथन दोबारा बोल रहा हूँ। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं,
राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा नहीं ले सकते। अब बताओ, पहली बात तो राष्ट्रपति को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनते हैं क्या? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं क्या? वोट देते हैं क्या? याद रखना, वोट नहीं देते। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया लगी तो मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। जब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा रहा है या प्रक्रिया चल रही है तो उस समय जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। उसमें दे रखा नहीं ले सकते, तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना? ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, अगला कथन है, अपना पहला कथन गलत है। अगले कथन की बात करें कि राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया को एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है, ए क्या है? ए गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? अपने बात कर ली थी शायद दूसरे प्रश्न में अपन ने इसके बारे में, पहले या दूसरे प्रश्न में इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली या पुडुचेरी, उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें कब शामिल किया गया? तो अपन ने बात की थी 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने की अनुमति मिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1992। और संविधान संशोधन पूछे तो याद रखना 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। और अभी सीईटी के एग्ज़ाम जैसे 5 या 6 जनवरी को है, उससे पहले अपन अधिकतर जो टॉपिक हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के, उनके क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। और सोमवार से माने मंडे से आपकी जो करंट जीके की 5-7 क्लासें हैं वो भी आपकी लगवा देंगे, क्योंकि उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अभी जैसे हाल ही में अभी सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम लगी थी तो मैंने जिन को ऑफलाइन में पढ़ाया था, जो नोट्स थे उनके बाहर सेकंड ग्रेड में बिल्कुल गया ही नहीं। उससे पहले एसएससी की एग्ज़ाम लगी, एसएससी में जो ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं गया। ऐसे एजिटे जैसे कैसे पर्सन मिले। ऑनलाइन वालों को मैं इतना समय दे नहीं पा रहा हूँ, अभी समय के अभाव में वीडियो आ नहीं पा रहे हैं। उम्मीद करें, मतलब कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ। बाकी सोमवार से करंट जीके के भी वीडियो डालना शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।